एवरीवन। तो हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज़ चल रही थी, उसमें आज का टॉपिक है नई कहानी। बाकी हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे इससे पहले की टॉपिक। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम नई कहानी। तो नई कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो मोटे तौर पर इसका जो टाइम पीरियड है वो 1955 से 1963 के बीच का है। 1965 में जो भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकाला, जिसमें 18 लेखकों की कहानियाँ शामिल की गई। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। नई कहानी के प्रस्तावकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर शामिल हैं। इनके अतिरिक्त निर्मल वर्मा, उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोवती, अमरकांत, मन्नू भंडारी भी इस आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो ये जितने भी हमारे ये साहित्यकार दे रखे हैं, जो कहानीकार हैं, इनकी कहानियाँ हम एक दुनिया समानांतर में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नई कहानी का प्रवर्तक कौन है, इस प्रश्न पर विवाद है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे को पहली नई कहानी माना है। दूसरे बच्चन सिंह ने मार्कंडेय द्वारा रचित दादी को पहली नई कहानी बताया है। सामान्यतः सहमति यही है कि परिंदे हिंदी कहानी की पहली नई कहानी है। ठीक है, हमने जब देखा था हिंदी की पहली नई कहानी कौन सी है, हिंदी की पहली नई कहानी थी कौन सी थी, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव प्रसाद सप्रे की, माधव राव सप्रे। ठीक है, और जो अब नई कहानी की पूछें तो हिंदी की पहली नई कहानी कौन सी है, तो वो परिंदे है, निर्मल वर्मा की है। ठीक है, और ये जो परिंदे हैं ना, ये हमारे एक दुनिया समानांतर में सिलेबस में भी है, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। फिर नई कहानी की परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, तो अगर आपको इसकी विशेषताएं, परिस्थितियाँ पता है, तो आप नई कहानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम एक दुनिया समानांतर में कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उनकी विशेषताएं सेम यही हैं, जो यहाँ की जो समस्याएं दिखाई गई हैं वही समस्याएं वहाँ दिखती हैं, तो हम इनकी विशेषताओं को वहाँ भी यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा डबल फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे कि नई कहानी की परिस्थितियाँ हैं कि नई कहानी आंदोलन पर इसके समय की परिस्थितियों का गहरा असर दिखाई पड़ता है। 1950 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य की हर विधा में नवलेखन की प्रवृत्ति विकसित हुई। तो नई कहानी, नई समीक्षा, नया उपन्यास, नई कविता, इन सभी आंदोलन के मूल में प्राय एक सी परिस्थितियाँ कार्यरत थीं। अगर हम नई कहानी की बात करें, कविता की, समीक्षा की, तो सब में एक ही परिस्थितियाँ दिखाई देंगी, और ये क्वेश्चन आ भी जाता है उपन्यास के ऊपर, कविता के ऊपर, तो हम यही परिस्थितियाँ लिखेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद इस समय आज़ादी से मोहभंग होने लगा था, जिसने कहानी साहित्यकारों को निरर्थकता बोध से भर दिया। देखो, ये टाइम पीरियड है 1955 से स्टार्ट है, तो तब क्या था कि तब भारत को आज़ादी मिल गई थी, तो भारत से काफ़ी आकांक्षाएं लगा रखी थी कि ये डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट होगा, पर फिर बाद में आज़ादी मिलने के बाद में धीरे धीरे मोहभंग होने लग गया, जिसने साहित्य को निरर्थकता बोध से भर दिया। इसी समय तीव्र शहरीकरण होने लगा। गाँव से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे, उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु अकेलापन और अलगाव जैसी समस्याएं ने उन्हें संबंधहीन, एकाकी और निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। इसी समय शहरी व शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ। देखो, अकेलापन, अलगाववाद हो रहा था इस टाइम, और ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन में प्रवेश कर रहे थे। शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से उदय हो रहा था। सामाजिक दायित्वों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों व सपनों को लेकर ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। इस समय नारियां शिक्षित हो रही थी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लग गई थी। ठीक है, तो इसके बाद स्त्री पुरुष संबंधी बुनियादी परिवर्तन आने लग गया था। अब शिक्षित होंगी तो फिर वो अपना स्वतंत्रता से जीवन जीने की कोशिश करेंगी, तो इसलिए बुनियादी परिवर्तन आने लग गया था। पारिवारिक ढांचे टूटने लग गए थे। यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लग गया था। इन्हीं सब परिस्थितियों में शहरी मध्य वर्ग के टूटन व अवसाद को नई कहानी ने अपना विषय बताया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं नीचे।
अब यहाँ पे अस्तित्ववाद के बता रखे हैं कि अस्तित्ववादी नई कहानी के जो वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अस्तित्ववाद क्या है कि मनुष्य को स्वयं को साध्य समझते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं चयन करने चाहिए। देखो, अगर हम बात करें मनुष्य को स्वयं को साध्य समझते हुए जितने भी अपने जीवन की जो डिसीजन है वो खुद लेने चाहिए। तो इसमें अस्तित्ववादी विचारधारा यही बोलती है। तो अस्तित्ववाद एक यूरोपीय विचारधारा थी जिसका विकास विश्व युद्ध के दौरान हुआ। सार्त्र, कामू, हाइडेगर आदि इसके प्रमुख विचारक थे। तो ये याद होने चाहिए ना, सार्त्र हैं, कामू हैं, हाइडेगर हैं। इसके प्रमुख विचारक थे। साहित्य जगत पर सार्त्र का प्रभाव अन्य विचारकों की तुलना में अधिक पड़ा था। इस विचारधारा के जो अनुसार मनुष्य को ये वही लाइन आ गई है कि इस जो विचारधारा है यही बोलते हैं कि मनुष्य को स्वयं को साध्य समझते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वयं चयन करना चाहिए। और जो व्यक्ति स्वयं निर्णय करता है, जो व्यक्ति खुद के निर्णय खुद लेता है, वह प्रमाणिक है, जबकि दूसरों के निर्णय के अनुसार स्वयं को वस्तु बना लेना व्यक्ति अप्रमाणिक है। ठीक है। तो अगर आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं, अपने खुद के निर्णय स्वयं ले रहे हैं, तो आप प्रमाणिक हो। और जबकि अगर आपके जो निर्णय हैं वो दूसरे ले रहे हैं, तो आप एक वस्तु के समान हो। ठीक है। तो वस्तु को कुछ भी बोल दिया जाता है और वस्तु उसी के सहारे चल देती है। ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि स्वयं को वस्तु बना लेने वाला व्यक्ति अप्रमाणिक है। तो प्रमाणिक व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास करे वह पूर्णता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हर निर्णय हर स्थिति में कुछ ना कुछ अधूरापन छूट ही जाता है। अब खुद निर्णय लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं, तो वो पूरी तरह से एक अच्छा डिसीजन पूर्णता हासिल नहीं करता जो निर्णय होता है। व्यक्ति का जीवन इन अधूरे निर्णयों और उनसे उत्पन्न वेदनाओं से ही निर्मित होता है, जिसमें अधूरापन, अजनबीपन तथा विसंगति जैसी स्थितियां अनिवार्य हैं। तो फिर उसके बाद अधूरापन आ जाता है, अजनबीपन आ जाता है। ठीक है। प्रमाणिक व्यक्ति इन नकारात्मक स्थितियों से बचकर भागने के बजाय उन्हें अपने जीवन का सहज हिस्सा मानता है। शहरों में देख सकते हैं आप, तो ये अकेलापन, अजनबीपन काफ़ी देखा जा सकता है, और वो हिस्से का जीवन का सहज हिस्सा ही मान लेते हैं। अस्तित्ववाद की इस विचारधारा ने जो भाव उत्पन्न किया है वह नई कहानी में अधूरेपन और विसंगति जैसी मनोभावों को महत्वपूर्ण जगह दी है। अब बोलते हैं कि नई कहानी को नई कहानी क्यों कहते हैं। तो नई कहानी के नामकरण पर यह प्रश्न हमेशा उठता रहा है कि इसमें नई शब्द का क्या अर्थ है। काल की दृष्टि से देखें तो हर कहानी अपनी पूर्ववर्ती परंपरा से नई होती ही है, फिर इसे नई कहानी क्यों कहा गया है, नामकरण क्यों नई कहानी रखा है। तो जब भी हम कुछ नया परंपरा जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया जोड़ते हैं उसमें, तो इसी को क्यों कहा गया है नई कहानी। तो वस्तुतः यह समस्या सिर्फ नई कहानी की नहीं है, बल्कि नवलेखन के दौर की सभी विधाओं की, जैसे नई कविता, नई समीक्षा इत्यादि की भी है। तो नई कहानी के समर्थकों का दावा है कि जो नई कहानी है वो सचमुच पहले की सारी परंपराओं से कई मायने में अलग है, क्योंकि यहाँ जो जीवन के प्रति जो नज़रिया मिलता है वो पहले से किसी भी साहित्य में नहीं मिलता है। इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं, किस आधार पे हमने नई कहानी को रखा है कि ये पूर्ववर्ती कहानी से अलग कैसे है नई कहानी। ठीक है। तो पहला तो यही है कि इसमें उद्देश्यों का अभाव मिलता है, जैसे इसमें दे रखा है कि उद्देश्य का अभाव सिर्फ वास्तविकता को प्रस्तुत कर देना होता है इसमें। जैसे पहले आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पे कहानियाँ लिखी जा रही थी, उपदेश दिए जा रहे थे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये बताया जा रहा था। तो उसको छोड़ के वास्तविकता अब हमें कहानियों में दिखती है। तो पहले की कहानी कोई ना कोई उद्देश्य दिखाई पड़ता है, जैसे प्रचार, जो प्रेमचंद युग में उपदेश देना, प्रगतिवादी कहानियों में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करना, और कई अन्य कहानियों में मनोरंजन करना इत्यादि। नई कहानी घोषित रूप से किसी भी थोपे हुए उद्देश्य का विरोध करती है, वह सिर्फ वास्तविक जीवन को प्रस्तुत भर कर देना चाहती है। फिर दूसरे की बात करें तो इनका कथानक बिखरा हुआ है, क्योंकि जब जीवन में ही बिखराव है तो फिर कहानी में क्यों ना हो। तो इसलिए ये इस बात पे लिखते हैं। तो पहले की जो सभी कहानियाँ हैं वो में कथानक को अत्यधिक महत्व मिलता था, पर प्रेमचंद युग की कहानियों में तो साफ तौर पर एक सरल और सुगठित
कथानक दिखता है जो आदि मध्य अंत जैसे बिंदुओं के माध्यम से विकसित होता है। जिनेंद्र की कहानियों में कथानक अंतर्मुखी हो गया है किंतु ख़त्म नहीं हुआ है। नई कहानी में जो कथानक है वो बिखर जाता है और छिन्न भिन्न हो गया है। इसका मूल तर्क यह है कि यदि जीवन में ही बिखराव है तो कहानी में बिखराव क्यों ना हो। तो सही बात है। यहाँ कथानक घटनाओं के माध्यम से निर्मित नहीं होता, स्थितियों के माध्यम से ही से संरचित होता है। तो कथन जो है ये कथानक घटनाओं के माध्यम से नहीं, स्थितियों के माध्यम से चलता है। ठीक है। फिर पहले की कहानियों में संयोग और आकस्मिकता जैसे नाटकीय तत्व प्रबल रूप से उपस्थित रहते थे। इन तत्वों के कारण कहानी में रोचकता, नाटकीय तनाव की सृष्टि तो होती थी किंतु कहानी उतनी ही मात्रा में यथार्थ से दूर हो जाती थी। नई कहानी संयोग तत्व से सामान्यतः परहेज करती है। ठीक है। तो इसमें क्या था कि नाटकीय जो पहले की जो कहानियाँ थी वो नाटकीय प्रबल तत्व उसमें दिखाई देते थे, वो यथार्थ से दूर हो जाती थी क्योंकि उनमें रोचकता आ जाती थी, नाटकीय तनाव की सृष्टि आ जाती थी। नई कहानी जो है संयोग रूप से सामान्यतः इन सब चीज़ से परहेज करती है। वह कुछ भी अचानक नहीं, यहाँ पे कुछ भी अचानक नहीं घटता है, सभी चीज़ें स्वाभाविक रूप से दिखती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में खोई हुई दिशाएं हैं, यही सच है, ये सब देखा जा सकता है। फिर पहले की कहानियों के केंद्र में या तो उच्च वर्ग दिखता था या कभी कभी निम्न वर्ग, जैसे कि बड़े घर की बेटी और कफन दोनों को देखा जा सकता है। ठीक है। इन दोनों प्रवृत्तियों के उदाहरण है। मध्य वर्ग कहीं कहीं दिखता था किंतु मध्य वर्ग की विशिष्ट सोच तथा स्थितियों की जटिल प्रस्तुति नहीं होती थी। जिनेंद्र और अज्ञे ने इस प्रवृत्ति को शुरू जरूर किया किंतु नई कहानी की वह आंदोलन था जिसमें शहरी वर्ग को कहानी के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद नई कहानी की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। अब विशेषताएं, अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि नई कहानी की विशेषताएं। जैसे आज का पेपर देखा होगा तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो घुमाव फिराव कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही नई कहानी की विशेषताएं इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देख लेना। ठीक है। नई कहानी का सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पल पर। तो जो अनुभूति की है उस पर उसकी प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ पल बल दिया गया है। ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मान लेने को तैयार नहीं है। इनकी जो स्पष्ट मान्यता है वह कहानी जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। ठीक है। मोहन राकेश और निर्मल वर्मा की जो कहानियों में भोगे हुए यथार्थ की छटपटाहट सबसे प्रबल रूप से दिखती है। तो निर्मल वर्मा की तो परिंदे कहानी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद नई कहानी के द्वंद्व में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। ठीक है। पहला तो यही हो गया कि अनुभूति की प्रामाणिकता होनी चाहिए, भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया जाना चाहिए और इसमें जब तक यथार्थ का पुट ना हो तब तक कहानी कहना बेकार है। नई कहानी का मतलब यही था। और नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग था। हम देख रहे थे कि जो पहले की कहानियाँ थी या तो उच्च वर्ग पे आ रही थी या निम्न वर्ग पे, तो जो शहरी मध्य वर्ग वहाँ छूटा हुआ था तो यहाँ पे इसको लेके आ गए थे। बड़े बड़े शहरों में मध्य वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपने जड़ों से उखड़ने को की त्रासदी, सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, संत्रास, अजनबीपन व निरर्थकता बोध। नई कहानी ने शहरी मध्य वर्ग की उन पीड़ाओं को विस्तार पूर्वक व्यक्त किया। तो इसमें जैसे कि मन्नू भंडारी की हैं अकेली और राजेंद्र यादव की टूटना है, तो ये हमारे एक दुनिया समानांतर में भी, और मोहन राकेश की मिस पॉल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे कि जैसे अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी, सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, संतरास और जन्नवीपन और निरर्थकता बोध। फिर तीसरी पॉइंट की बात करें तो नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय होता है मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या। तो जब ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ तो संयुक्त परिवारों में बिखराव आना शुरू हो गया। पारंपरिक संबंध भी उपयोगितावादी नज़रिए से देखने लगे। नई कहानी में रिश्ते की टूटन अत्यंत मुखर रूप में उपस्थित है।
उषा प्रियवंदा की कहानी है वापसी। तो ये इसका प्रतिनिधि उदाहरण है जिसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति अपने घर लौटता है और पाता है कि वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भीष्म साहनी की कहानी आती है चीफ की दावत भी ऐसी ही है। ऐसा ही उदाहरण है जिसमें एक वृद्धा के अनुपयोगी व अप्रस्तुति योग्य होने का जो दर्द है वो दिखता है। फिर चौथा है कि नई कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है नारी और पुरुष के संबंधों में आया महत्वपूर्ण बदलाव। तो इसमें कौन कौन से बदलाव आए थे कि 19वीं सदी में के नवजागरण में नारी मुक्ति आंदोलन शुरू हो गए थे और 1955 तक आते आते नारी को कई अधिक आर्थिक और सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया था। तो उस टाइम ना तो एक बिल आया था तलाक वाला कि महिलाएं तलाक ले सकती थी। हिंदू बिल आया था, हिंदू मैरिज एक्ट। तो उससे भारतीय जो नारी है, हिंदू नारी, वो स्वतंत्र होने लग गई थी। तो आर्थिक सामाजिक संबंधों से मुक्त कर दिया गया था। शहरों में रहने वाली यह आत्मनिर्भर नारी आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं थी, जबकि सामाजिक परंपराओं की जकड़न से बंधा हुआ पुरुष उसे स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा देने को तैयार न था। तो जो पुरुष था वो सामंती परंपराओं की जकड़न से बंधा हुआ था, तो वो कैसे स्वतंत्र होने दे व्यक्ति उसको। तो इसमें टकराव होने लग गया था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इस दौर में तलाक और विवाहेतर संबंध जैसी प्रवृत्तियां तेजी से उभरने लगी। नई कहानियों में व्यापक स्तर पर यह तनाव परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए सावित्री नंबर 2 धर्मवीर भारती की है, निर्मल वर्मा की लंदन की एक रात है, और मंडू भंडारी की यही सच है जो हम पढ़ते हैं, और मोहन राकेश की एक और ज़िंदगी, वो देखी जा सकती हैं। फिर नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। परंपराओं में माना जाता है कि कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं, ठीक है। तो इसका निर्णय उसके यौन जीवन की एक निष्ठता से नहीं किया जाना चाहिए। तो वो यही बता रहे हैं कि यौन नैतिकता की पूर्ण व्याख्या ये होती थी कि नैतिक उसको ही समझा जाता था जो यौन जीवन में वो एकनिष्ठ होता था। तो इस कहानी के समर्थक इस धारणा को नकारते हैं। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है। व्यक्ति की यौन इच्छाएं तो भूख, नींद, भय की तरह स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। तो हार्मोन्स होते हैं ये। तो ये यौन इच्छाएं जैसे कि हमारी भूख के हार्मोन्स होते हैं, पता चल जाता है कि हमें भूख आ रही है। नींद के हार्मोन्स अलग होते हैं। तो यौन इच्छाएं भी एक ऐसी ही हार्मोन्स थी कि हार्मोन्स की वजह से ये इच्छाएं उत्पन्न होती थी। तो वो बोल रहे थे ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, इनके आधार पर आप नैतिकता को नहीं जोड़ सकते। आप नैतिकता को जोड़ने के लिए उसने कितने कर्तव्य समाज के लिए निभाए हैं वो आधारित था। तो नई कहानी में यही आगे चलता है। धर्मवीर भारती और मोहन राकेश की कहानियों में यह बात प्रखर दिखती है। कृष्णा सोबती की लंबी कहानी है मित्रों मरजानी, स्त्री के संबंध में यौन नैतिकता का नए प्रतिमान गढ़ती है। आज क्वेश्चन भी आया था कृष्णा सोबती के उपन्यासों के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नई कहानी में कुछ कहानियाँ ऐसी भी मिलती हैं जो शहरी यथार्थ के संबंधों को टूटने के जैसे विषय से भिन्न हैं। ये वे कहानियाँ हैं जिनमें अपने समय की सामाजिक समस्याओं का दंश दिखाई देता है। ऐसी जो कहानियाँ हैं वो अमरकांत की जैसे ज़िंदगी और जोंक है, जहाँ पे वंचित वर्ग के शोषण की समस्या है। ये आप एक दुनिया समानांतर में पढ़ सकते हो। मोहन राकेश की मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी है, और धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो, ये इस तरीके सामाजिक वंचन की समस्या इसमें बताई गई है। तो ये गुल की बन्नो भी हमारे टॉपिक उसमें सिलेबस में है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव, ये व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या को दिखाता है। तो ये भी हमारे सिलेबस में है। नई कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता शिल्प के स्तर पर नजर आती है। पहले की कहानियों में शिल्पगत परिवर्तन होते रहे, किंतु जितनी प्रयोगशीलता नई कहानी में दिखती है उतनी और कहीं नहीं दिखती। तो शिल्प के स्तर पर नई कहानी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जैसे कि पहले की कहानियों में कथानक की एक निश्चित संरचना जरूर उपस्थित होती थी, जिसमें घटनाओं की जो श्रृंखला होती थी
आदि मध्य अंत द्वंद्व चरम सीमा। आदि के माध्यम से निश्चित क्रमानुसार बढ़ती थी, किंतु नई कहानी में घटनाओं की श्रृंखला नजर नहीं आती है। किसी छोटी सी घटना या क्षणिक अनुभूति पर ही पूरी कहानी लिख दी जाती है। आप वो देखोगे ना, एक दुनिया समानांतर, वो केवल एक शाम की कहानी है। एक दिन होता है, उसमें शाम के टाइम का पूरा वर्णन उसी की कहानी के आधार पे चलता है। तो वो आप देखना। फिर एक आध कहानी में तो दोहरे या समानांतर कथानक का प्रयोग भी होता है। जैसे कमलेश्वर की कहानी है राजा निम्बरसिया, और जिसमें राजा रानी की लोक कथा के समानांतर जगपति और चंदा की वर्तमान जीवन कथा चलती है। फिर उसके बाद नई कहानी की दूसरी शिल्पगत जो विशिष्टता है वो भाषा के स्तर पर है। यह भाषा प्रेमचंद की परंपरा की नहीं, बल्कि प्रसाद जैनेन्द्र अज्ञे की भाषिक परंपराओं के परिमार्जन से निर्मित हुई है। इस भाषा के में प्रतीकात्मकता है, बिंबात्मकता और लयात्मकता के तत्व इतनी गहराई से घुले मिले हैं कि यह कविता की भाषा जैसा असर छोड़ती है। इस भाषा की पहचान कई कहानियों के शीर्षकों से भी की जा सकती है, जैसे कि उलझे धागे, फौलाद का आकाश, इंसान के खंडर, मलबे का मालिक, छोटे छोटे ताजमहल, जिंदगी और गुलाब के फूल इत्यादि। फिर इस कहानी में कहानी लेखन की नई नई जो शैलियाँ हैं वो विकसित हुई हैं, जैसे पत्र शैली, चेतना प्रवाह शैली, प्रत्यावलोकन शैली, और तो सीमित मात्रा में पहले भी दिखती थी। नई कहानी ने इनके अतिरिक्त डायरी शैली और फैंटेसी शैली का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। फिर नई कहानी की सीमाएं क्या हैं? तो कई आलोचकों ने नई कहानी आंदोलन की सीमाओं पर चर्चा की है और कई आरोप भी लगाए हैं। इनकी प्रमुख सीमाएं इस प्रकार हैं। नई कहानी का जो दावा था वह प्रमाणिक अनुभूतियों की कहानी है। 1960 ईस्वी के तक पहुँचते पहुँचते यह स्थिति आ गई थी कि जब मौलिक अनुभव नहीं बचे थे और ये कहानीकार अनुभूतियों की खोज करने लगे, और भोगा हुआ यथार्थ यहाँ पहुँचकर सोचा हुआ यथार्थ नज़र आने लग गया था। तो सीमा यही थी कि पहले हम अनुभूतियों पे लिख रहे थे ये लोग नई कहानी में, तो 1960 तक पहुँचते पहुँचते ये स्थिति आ गई थी कि उन्हें कोई मौलिक अनुभव नहीं आ रहे थे याद। तो कहानीकार जो हैं अनुभूतियों की खोज करने लग गए थे और भोगा हुआ यथार्थ के बजाय सोचा हुआ यथार्थ पे आ गए थे। और नई कहानी में व्यक्त समस्याएं अपने ऐतिहासिक बदलावों के से उत्पन्न हुई हैं, किंतु एक तो वे समस्याएं केवल शहरी मध्य वर्ग की हैं, न कि समाज के अधिकांश सदस्यों की। अब इसमें केंद्र में क्या है? शहरी मध्य वर्ग। दूसरे, इन कहानियों ने समस्याओं को सिर्फ उठाया भर है, उनके समाधान की कोई कोशिश ही इनके यहाँ नज़र नहीं आती है। इसलिए नई कहानी सामाजिक निष्क्रियता की कहानी है, सक्रियता की नहीं है। फिर नई कहानी ने यौन नैतिकता पर तार्किक प्रश्न जरूर उठाए हैं, किंतु यह साफ नज़र आता है कि कई स्थानों पर इन कहानीकारों ने अनावश्यक यौन प्रसंगों की कहानियों में ठूसा है। इन कहानियों को पढ़कर कभी कभी तो यूँ लगता है कि समाज की मूल समस्या केवल मौन कुंठाओं तक सीमित रह गई है। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट बोलता है कि नई कहानी की जो शुरुआत है वो नौमानियत और कल्पना का विरोध करने से हुई है, किंतु आगे चलकर कई नई कहानियों में यही तत्व प्रबल हो गए हैं। उदाहरण के लिए नीली झील कहानी में नायक द्वारा प्रेम के लिए झील को ही खरीद लेने का प्रसंग काल्पनिक प्रतीत होता है। अब मूल्यांकन की बात करें तो स्पष्ट है कि हिंदी नई कहानी ने पहले ही कहानी परंपरा को एक झटके में बदल डाला है। तो पहले की जो कहानी परंपरा चल रही थी उसको एक झटके में बदल डाला। प्रेमचंद का ग्रामीण और सामाजिक यथार्थ यहाँ पे हाशिए पे चला गया है, और शहरी मध्य वर्ग का भोगा हुआ यथार्थ अपनी तमाम निराशा और मोहभंग के साथ केंद्र में आ गया है। कथानक और भाषा शैली के स्तर पर इतने व्यापक परिवर्तन हुए हैं कि कहानी की संरचना पूर्णतः बदली हुई नजर आने लगी है। यूँ नई कहानी का आक्षेप कम नहीं है। सामाजिक निष्क्रियता और अत्यधिक प्रयोगशीलता के एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे सामाजिक जो निष्क्रियता है और अत्यधिक प्रयोगशीलता के आरोप इस पर लगते हैं, किंतु यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी कहानी के इतिहास का सबसे सशक्त रूप यही नज़र आता है। तो ये नई कहानी का मूल्यांकन हो गया। उसके बाद कुछ कहानीकार दे रखे हैं, जैसे कि मोहन राकेश,
और ये मोहन राकेश के बारे में है। उसके बाद कृष्णा सोबती, जिनके ऊपर अभी आज क्वेश्चन ही आए देखा था हमने। फिर समकालीन कहानी है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तो लंबी हो जाएगी इसलिए छोटी ही रखते हैं। थैंक यू।